Hello friends, I hope you all are doing good. My name is Arshpreet and today I am going to teach you about dispersion by a prism and scattering of light. हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था about prism, आज हम डिस्कस करने वाले हैं dispersion by a prism. देखिए, dispersion of light basically क्या होता है हमारे पास? It is a phenomena of splitting of a beam of white light. ध्यान दीजिएगा, white light into its constituent colors on passing through a prism. The band of 7 colors so obtained is called spectrum. अब हमने जिस वीडियो में पढ़ा था अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, उसमें मैंने आपको बताया था अबाउट विजिबल रेज. विजिबल रेज बेसिकली क्या थी? जो हम देख सकते हैं, आप मुझे देख सकते हैं, मैं इस बोर्ड को देख सकती हूँ, तो वो सब किसकी वजह से पॉसिबल था? ड्यू टू दैट विजिबल रेज. तो जब अगर वाइट लाइट फॉल हो रही है इस प्रिज्म के ऊपर, प्रिज्म कौन सा है मेरे पास? ये वाला. इसका प्रिंसिपल सेक्शन लिया है हमने ABC. सो ऑन द फेस AB अगर वाइट लाइट फॉल होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी डिस्पर्स्ड इनटू 7 कलर्स. 7 कलर्स कौन से हमारे पास? दैट इज दिस वेबग्योर. V stands for violet, I stands for indigo, B stands for blue, G stands for green, Y stands for yellow, O stands for orange and R stands for red. तो इन 7 कलर्स में ये वाइट लाइट क्या हो जाएगी? डिस्पर्स हो जाएगी. तो आज हम इसका रीज़न पढ़ेंगे कि ये डिस्पर्शन क्यों होती है एंड इसके ऊपर पढ़ेंगे एक एक्सपेरिमेंट विच वॉज परफॉर्म्ड बाय इसैक न्यूटन. देखिए, मूविंग ऑन टू द एक्सपेरिमेंट दैट इज न्यूटन्स क्लासिक एक्सपेरिमेंट. ये एक्सपेरिमेंट का सेटअप था. ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म क्यों किया गया था? बिकॉज हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आया था. द क्वेश्चन वॉज, डज द प्रिज्म इटसेल्फ क्रिएट कलर्स इन सम वे और डज इट ओनली सेपरेट्स द कलर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द वाइट लाइट. तो जब ये वाइट लाइट फॉल हो रही थी प्रिज्म पे एंड ये डिस्पर्स हो रही थी 7 कलर्स में, तो हमारे दिमाग में क्या क्वेश्चन आया? हमारे दिमाग में नहीं, उन टाइम के साइंटिस्ट के दिमाग में ये क्या क्वेश्चन आया कि क्या कुछ प्रिज्म में ऐसा फिनोमिना हो रहा है या फिर वाइट लाइट इटसेल्फ कंसिस्ट्स ऑफ 7 कलर्स. तो इसका जवाब देने के लिए इसैक न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. उसने क्या किया? 2 प्रिज्म्स को साइड बाय साइड रखा. दिस वाज प्रिज्म 1 एंड दिस वाज प्रिज्म 2. बेसिकली उसने क्या किया? जो प्रिज्म 2 था उसको इन्वर्टेड रखा. कैसे रखा? इन्वर्टेड. एंड अब क्या ऑब्जर्वेशन आई यहाँ से कि जब वाइट लाइट फॉल हुई फर्स्ट प्रिज्म पे तो एट दिस सरफेस उसने देखा कि 7 कलर्स ऑब्टेन्ड हुए. 7 कलर्स कौन से? वेबग्योर की, विजिबल रेज की. तो उसके बाद जब सेकेंड प्रिज्म पे ये 7 कलर्स यहाँ पर फॉल हुए एट दिस सरफेस, तो उसने क्या देखा कि जो सेकेंड प्रिज्म था ये सारे कलर्स को रिकम्बाइन करके लास्ट में हमें क्या प्रोड्यूस करके दे रहा है? दोबारा से वाइट लाइट. सेकेंड प्रिज्म के राइट हैंड साइड पे एक स्क्रीन ली गई एंड उस स्क्रीन पर ऑब्जर्व किया गया एक वाइट स्पॉट. सो इट वाज क्लियर दैट कि ये जो वाइट लाइट थी इसी में ही 7 कलर्स हैं. प्रिज्म ऐसा कुछ नहीं कर रहा. वाइट लाइट इटसेल्फ कंसिस्ट्स ऑफ 7 कलर्स. सो मूविंग ऑन टू द कंक्लूजन्स ऑफ न्यूटन्स क्लासिक एक्सपेरिमेंट. कंक्लूजन क्या है हमारे पास न्यूटन्स क्लासिक एक्सपेरिमेंट के? द फर्स्ट प्रिज्म splits the white light into its component colors while the inverted prism recombines them to give the white light. पहले प्रिज्म ने क्या किया? स्प्लिट किया वाइट लाइट को इसके कंपोनेंट कलर्स में. एंड द सेकेंड प्रिज्म दैट इज द इन्वर्टेड प्रिज्म, उसने क्या किया? रिकम्बाइन किया इन सारे कलर्स को एंड हमें दोबारा से क्या दी? वाइट लाइट. सो थस वाइट लाइट इटसेल्फ कंसिस्ट्स ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स विच आर सेपरेटेड बाय द प्रिज्म. सो यहाँ से हमें क्या क्लियर हो गया? दैट वाइट लाइट में ही 7 कलर्स हैं. प्रिज्म ऐसा कुछ नहीं कर रहा. वाइट लाइट इटसेल्फ कंसिस्ट्स ऑफ 7 कलर्स. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द कॉजेज ऑफ डिस्पर्शन. अब हमने पढ़ लिया कि वाइट लाइट इज स्प्लिटेड इनटू 7 कलर्स, बट उनका स्प्लिट होने का, डिस्पर्स होने का क्या रीजन है, क्या कॉज है, उसके बारे में स्टडी करते हैं. देखिए, ईच कलर हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ दैट इज लैम्डा. अब हमने EM वेव्स के चैप्टर में पढ़ा था अबाउट EM स्पेक्ट्रम.
राइट। एंड EM स्पेक्ट्रम में हमने पढ़ा था अबाउट विजिबल लाइट और यू कैन से विजिबल रेस। अप्रोक्सीमेटली इसकी वेवलेंथ क्या होती है 400 to 800 नैनोमीटर। एंड इसमें जो कलर्स होते हैं दैट इज विबग्योर, 7 कलर्स होते हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें लैम्डा की वैल्यू क्या है 400 to 800 नैनोमीटर, मतलब हर एक कलर के लिए कुछ डिफरेंट वेवलेंथ होगी, डिफरेंट लैम्डा की वैल्यू होगी। वही हमारे पास फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, that is each color has its own characteristic wavelength which is known as lambda। उसके बाद क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू द कॉचीज फॉर्मूला, अब कॉचीज ने एक फॉर्मूला दिया दैट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल, कौन सा मटेरियल, जो प्रिज्म जिस मटेरियल से बना है उस मटेरियल की बात हो रही है। तो कॉची ने क्या बोला दैट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन लैम्डा दैट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो आप देख सकते हैं कि अगर 7 कलर्स दैट इज विबग्योर, इन 7 कलर्स की अगर वेवलेंथ अलग है तो अकॉर्डिंग टू द कॉचीज फॉर्मूला लैम्डा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली एन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मतलब जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म है इट इज डिपेंडिंग अपॉन द वेवलेंथ। सो एन ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट वेवलेंथ्स। आप एक कर्व देख सकते हैं, अगर एक्स एक्सिस पर प्लॉट किया गया है वेवलेंथ को एंड वाई एक्सिस पर प्लॉट किया गया है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को, तो जैसे जैसे हमारे पास लैम्डा की वैल्यू यानी कि वेवलेंथ की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। कैसे पता चला, डिनोमिनेटर में देखिए लैम्डा स्क्वायर आ रहा है, मतलब जैसे जैसे लैम्डा इंक्रीज होगा डिनोमिनेटर इज इंक्रीजिंग, न्यूमरेटर इज डिक्रीजिंग, यानी कि एन की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। सो यहाँ से हमें पता चला कि लैम्डा की वैल्यू सबके लिए डिफरेंट है सारे कलर्स के लिए। सो एन की वैल्यू दैट इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फॉर ईच रे दैट इज फॉर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, सबके लिए एन की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब हमने पढ़ा कॉचीज के अकॉर्डिंगली कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, मतलब लैम्डा अगर इंक्रीज हो रहा है तो n डिक्रीज होगा एंड लैम्डा अगर डिक्रीज हो रहा है तो n इंक्रीज होगा। हमने इन लास्ट वीडियो फाइंड किया था रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दैट इज n। सो यहाँ पर हमने ये रिलेशन मिला था दैट इज डेल्टा इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू a। n वॉज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम ऑफ विच द प्रिज्म इज मेड अप ऑफ एंड a वॉज द एंगल ऑफ प्रिज्म। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन की डायरेक्ट डिपेंडेंस आ रही है किस पे, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पर। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से हमें एंगल ऑफ डेविएशन का जो लिंक है वो किसके साथ मिल गया, लैम्डा के साथ, मतलब जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी डेविएशन कम एंड जिसकी वेवलेंथ कम उसकी डेविएशन ज़्यादा। सो दिस इज द रीज़न कि वाई वाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड इनटू 7 कलर्स व्हेन इट इज़ फॉल ऑन अ प्रिज्म। आप देख सकते हैं जब भी वाइट लाइट फॉल होगी तो ये जो हमें 7 कलर्स ये जो मिल रहे हैं, ये 7 कलर्स मिल रहे हैं, इसमें जो सबसे ज़्यादा डेविएशन होगी वो उसकी होगी जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है, दैट इज ऑफ द वॉयलेट कलर। अब देखिए इस फिगर में सबसे नीचे कौन सा कलर आ रहा है, वॉयलेट कलर। तो सबसे ज़्यादा डेविएशन कौन फेस कर रहा है, वॉयलेट कलर, एंड सबसे कम डेविएशन कौन फेस कर रहा है, रेड कलर, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। सो दिस इज द कॉज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट। सो दिस इज द कॉज ऑफ डिस्पर्शन। यहाँ से हमें क्या पता चला दैट लैम्डा ऑफ रेड लाइट इज द हाईएस्ट। ये हमने EM स्पेक्ट्रम में भी पढ़ा था दैट रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है एंड इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। सो देयरफॉर वी गेट दैट n ऑफ वॉयलेट दैट इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट इज ग्रेटर देन द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट। एंड यहाँ से हमें एंगल ऑफ डेविएशन का भी रिलेशन पता चल गया। जो रिलेशन हमारे पास रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का है वही रिलेशन हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन का आएगा। तो इसीलिए हमें पता चला दैट रेड लाइट इज मिनिमम डेविएटेड एंड वॉयलेट लाइट इज मैक्सिमम डेविएटेड। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एंगुलर डिस्पर्शन। हमने डिस्पर्शन के बारे में पढ़ लिया। अब ये पर्टिकुलर टर्म आई है यहाँ पर एंगुलर डिस्पर्शन। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन। कभी कभी आपको एग्जाम्स में आ सकता है दैट व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्शन। उसके केस में आप क्या करेंगे, ये फिगर को ड्रॉ करेंगे, साथ में ये डेफिनेशन लिखेंगे। यहाँ पर देखिए व्हाइट लाइट जब फॉल हो रही थी ऑन द फेस AB ऑफ अ प्रिज्म तो हमने देखा था दैट इट इज स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। लेट अस टेक ओनली 3 कलर्स दैट इज वॉयलेट, येलो
and red. So angular dispersion basically क्या होता है? That angular dispersion produced by a prism for white light is the difference. ये difference होता है in the angle of deviation of the two extreme colors, that is the violet color and the red color. मतलब angular dispersion क्या हुआ? Difference between the deviation of two extreme colors. Extreme colors मतलब ये वाला एंड ये वाला एक्सट्रीम पे प्रेजेंट है, ये इस साइड एक्सट्रीम पे प्रेजेंट है, वो उस साइड एक्सट्रीम पे प्रेजेंट है। तो इन दोनों की डेविएशन के बीच में जितना डिफरेंस होगा उसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। मतलब हमारे पास ये हो जाएगा डेल वी माइनस ऑफ डेल आर। डेल वी इज द डेविएशन फेस्ड इन द वॉयलेट कलर एंड डेल आर इज द डेविएशन फेस्ड इन द रेड कलर। सो एंगुलर डिस्पर्शन इज डेल वी माइनस ऑफ डेल आर। अगर मैं इसको लिखूंगी इन केस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ये हो जाएगा एन वी माइनस एन आर इंटू ए। अब ये कैसे आ गया? हमें पता है दैट डेविएशन इज लिंक्ड विद एन माइनस वन ए। तो डेल वी को जब फाइंड करेंगे तो डेल वी इज इक्वल्स टू एन वी माइनस वन इंटू ए एंड डेल आर इज इक्वल्स टू एन आर माइनस वन इंटू ए। तो ये जो वन वाली टर्म है ये दोनों साइड कट जाएगी, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा एंड हमारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा एंगुलर डिस्पर्शन का? दैट इज एन वी माइनस एन आर इंटू ए। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द डिस्पर्शन पावर। डिस्पर्शन पावर क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, दैट इज डेल वी माइनस डेल आर टू द मीन डेविएशन, यानी कि रेशियो ऑफ डेल वी माइनस डेल आर बाई डेल, वेयर डेल इज नोन एज द मीन डेविएशन एंड डेल की वैल्यू क्या आती है हमारे पास? डेल वी प्लस ऑफ डेल आर बाई टू, दैट इज टू एक्सट्रीम डेविएशंस डिवाइडेड बाई टू। एंड जब भी हम मीन डेविएशन की बात करते हैं मतलब हम बात कर रहे हैं डेविएशन इन द येलो कलर। अभी मैंने आपको लास्ट फिगर दिखाई थी, उसमें 3 कलर्स लिए थे मैंने, दैट वाज वॉयलेट, रेड एंड येलो। तो बेसिकली डिस्पर्सिव पावर क्या हुआ? इट इज द रेशियो ऑफ द एंगुलर डिस्पर्शन बाय मीन डेविएशन एंड मीन डेविएशन इज द डेविएशन ऑफ द येलो कलर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म एंड इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। ओमेगा क्या रहता है? सिंबल रहता है ऑफ डिस्पर्सिव पावर। सो ओमेगा की वैल्यू मेरे पास एट लास्ट क्या आ जाएगी? एन वी माइनस एन आर, एन वी माइनस एन आर इंटू ए डिवाइडेड बाय एन माइनस वन ए। ए से कट जाएगा, ये बेसिकली क्या बन जाएगा? डी एन डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्पर्सिव पावर। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। डिस्पर्शन हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। देखिए, एज सनलाइट ट्रेवल्स थ्रू अर्थ्स एटमॉस्फेयर इट गेट्स स्कैटर्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। इसका क्या मतलब है? ये है सन, दिस इज अर्थ एंड ये क्या है हमारे पास? अर्थ के आसपास अर्थ का एटमॉस्फेयर। सन है, सन के पास अर्थ है एंड अर्थ के सराउंडिंग में क्या है? अर्थ का एटमॉस्फेयर। तो स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? अब हमने पढ़ा था दैट सन से हर टाइप की वेव निकलती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमने जितनी टाइप की रेज पढ़ी थी, विजिबल, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, ये सब निकलती हैं सन से, राइट? तो अब क्या होता है, जब ये रेज यहाँ पर ट्रेवल कर रही हैं और ये पहुँचती हैं अर्थ के पास, इनका डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज़ वेरी हाई, इनके बीच का डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। एंड जब ये रेज सन से निकलकर अर्थ के सरफेस तक पहुँचती हैं तो अर्थ पे जो बैठे हैं हम, यानी कि इंसान, उनके लिए क्या है? उनके लिए ये रेज अगर विजिबल रेज हैं तो हमें ये रेज दिखेंगी, मतलब हमें स्काई ब्लू दिखता है। ये क्या रीज़न है इसके पीछे? दिस इज ऑल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो विजिबल रेज के रीजन में अगर वो रेज लाई करेंगी तो अर्थ पे दिखेंगी
एंड बेसिकली क्या होता है, जब ये यहाँ पर ट्रेवल कर रही होती हैं एंड अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती हैं, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? डस्ट मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जब ये लाइट ट्रेवल कर रही है तो ये मॉलिक्यूल्स के साथ जाके कोलाइड करती हैं एंड ड्यू टू दैट कोलिजन ये स्कैटरिंग इफेक्ट इनमें आता है। स्कैटर हो जाती हैं बेसिकली लाइट ड्यू टू दी large number of molecules present in the atmosphere. So ये sunlight जब travel कर रही है through the earth's atmosphere, it is scattered by the large number of molecules present in the atmosphere and it is known as scattering of light. Scattering represent basically the change in the direction of light. मतलब ये मॉलिक्यूल था, ये लाइट ऐसे आ रही थी, इस मॉलिक्यूल से टकराई, उसके बाद इसका पाथ हो गया कुछ ऐसे। सिमिलरली सपोज ये किसी और मॉलिक्यूल के साथ टकराई एंड उसका पाथ हो गया ऐसे, मतलब ये स्कैटर हो जाएगी, इसका जो पाथ है वो चेंज हो जाएगा। एंड ब्यूटिफुल फिनोमिनाज लाइक ब्लू कलर ऑफ द स्काई, व्हाइट कलर्स ऑफ क्लाउड एंड all are due to the scattering of light and this all are due to the scattering of light. So you can see that scattering of light कितनी important है। हमें स्काई ब्लू दिख रहा है, क्लाउड्स वाइट दिख रहे हैं, इन सब का रीजन क्या है? scattering of light. Next we are going to discuss about Rayleigh scattering. Rayleigh was a scientist. उसने क्या बोला था? That it refers to the scattering of light from the molecules of the air. Scattering हो रही है लाइट की from the molecules of the air and the second condition of Rayleigh was it can be extended to the scattering from particles up to about 1/10 of the wavelength of the light. इसका क्या मतलब है? Let us say कि जो ये लाइट ट्रेवल हो रही है वो है कुछ इस तरीके से, तो अकॉर्डिंग टू Rayleigh इतना छोटा पार्टिकल दैट इज 1/10 ऑफ द वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट, इतना छोटा पार्टिकल भी स्कैटर कर सकता है इस वेवलेंथ ऑफ लाइट को एंड दिस वाज गिवन बाय Rayleigh, राइट। नेक्स्ट वाज इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट वेरीज इनवर्सली as the fourth power of the wavelength of the incident light. मतलब this formula, जो हमें लाइट मिल रही है आफ्टर स्कैटरिंग, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसी के थ्रू आज मैं आपको समझाने वाली हूँ ये सारे फिनोमिनास कि स्काई ब्लू क्यों होता है, कि जब सनराइज एंड सनसेट होता है तो हमें स्काई उस टाइम पर रेडिश ऑरेंज क्यों दिखता है। इन सारे फिनोमिनास के पीछे रीजन क्या है? दिस रिले स्कैटरिंग, दैट इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ। तो आप देख सकते हैं वेवलेंथ जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी या फिर वेवलेंथ जितनी ज्यादा बड़ी होगी, इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा कम होगी। अब दिस वाज द सन, सन से यहाँ पे लाइट रेज निकल रही थी, यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर क्या पड़ा है? कोई भी मेरे पास मॉलिक्यूल पड़ा है, एयर मॉलिक्यूल। तो इसके साथ क्या होगा? जब ये रे जाकर टकराएगी तो ये स्कैटर हो जाएगी लाइक दिस एंड ये जो ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है इसको कैसे देखेगी? ये वाली लाइट जो यहाँ पर स्कैटर होगी ये इसके आईज तक पहुंचेगी। सपोज ये ब्लू लाइट थी जो स्कैटर हुई है, इसकी वजह से इस ऑब्जर्वर को सारा स्काई कैसा दिखेगा? ब्लू दिखेगा। सो स्कैटरिंग बेसिकली क्या है आपको समझ आ गई एंड जो रिले स्कैटरिंग है उसकी कंडीशन भी समझ आ गई कि अगर कोई 1/10 साइज का पार्टिकल है एज कंपैरेटिव टू इट्स वेवलेंथ, वो भी इस लाइट को क्या कर सकता है? स्कैटर कर सकता है। एप्लीकेशंस ऑफ स्कैटरिंग लाइट, पहली एप्लीकेशन क्या रहती है? ब्लू कलर ऑफ द स्काई। अब देखिए इसको समझने के लिए आप डायग्राम समझिए, ये आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि हमें स्काई ब्लू ही क्यों दिखता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं that blue light is scattered in all directions by the tiny molecules of air in the earth atmosphere. अब मैंने थोड़ी देर पहले एक डायग्राम बनाया था, it was sun, this is earth which is surrounded by earth atmosphere. सपोज मैं 3 लाइट्स ले लेती हूँ जो सन से निकल रही हैं विजिबल रेज की, रेड, ग्रीन एंड ब्लू।
3 लाइट्स मैंने कंसिडर करी हैं विजिबल रेज की, सन से जो निकल रही हैं। वैसे तो बहुत सारी रेज निकलती हैं, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, हमने सब डिस्कस कर रखा है, बट विजिबल रेज के केस में मैं 3 लाइट्स कंसिडर कर रही हूँ, दैट इज रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये तीनों लाइट्स चली सन से। अर्थ तक पहुंचते पहुंचते क्या हुआ कि जो इसके आसपास यहाँ पर अर्थ का एटमॉस्फेयर था उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे। कैसे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे इसमें? मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, और आप बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ डस्ट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा। तो क्या हुआ, जैसे कि रेड लाइट के पाथ में कोई भी मॉलिक्यूल आया तो रेड लाइट इतनी ज़्यादा स्कैटर नहीं हुई, रेड लाइट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। सपोज ये रेड लाइट थी, ये मॉलिक्यूल आया, रेड लाइट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, ये सीधी ही चली गई लाइक दिस। अब ग्रीन लाइट के रास्ते में अगर कोई मॉलिक्यूल आया तो वो थोड़ा सा स्कैटर हो गई, एंड अगर ब्लू लाइट के पाथ में कोई भी मॉलिक्यूल आया तो वो बहुत ज़्यादा स्कैटर हो गई लाइक दिस। सिमिलरली अगर मैंने एक एक मॉलिक्यूल की बात की है यहाँ पर, बट हमारे पास एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, सो हम बोल सकते हैं कि रेड लाइट सबसे कम स्कैटरिंग इफेक्ट लेगी, ग्रीन लाइट उससे थोड़ी ज़्यादा स्कैटर होगी, एंड ब्लू लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर होगी। इसको हम एक और फॉर्मूले से समझ सकते हैं, विच वॉज गिवन बाय रिले स्कैटरिंग, दैट इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ द वेवलेंथ। हमें पता है रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो लैम्डा इसके केस में लैम्डा रेज टू द पावर 4 बहुत ज़्यादा हो गया, तो इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट दैट इज दिस विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा बहुत ही कम हो गई। सो इसीलिए हम बोलेंगे कि रेड लाइट सबसे कम स्कैटर होती है एंड ब्लू लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर होगी, बिकॉज लैम्डा ऑफ ब्लू इज वेरी लो, एंड जब वेवलेंथ ब्लू कलर की सबसे ज़्यादा कम है तो उसके केस में हमारे पास जो इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट आएगी वो सबसे ज़्यादा होगी, इसीलिए ही हमें स्काई ब्लू दिखता है। दिस इज द रीजन, बिकॉज ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मैक्सिमम, सो इट इज स्कैटर्ड मोर देन द अदर कलर्स बिकॉज इट ट्रेवल्स एज शॉर्टर स्मॉलर वेव्स, एंड दिस इज व्हाई वी सी ब्लू स्काई मोस्ट ऑफ द टाइम। सो दिस वाज द रीजन, एंड ये डायग्राम आप समझ सकते हैं। देखिए अगर सन के एग्जैक्टली नीचे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है तो उसको स्काई कैसा दिखेगा, उसको स्काई ब्लू नहीं दिखेगा, उसको दिखेगा कि वाइट लाइट डायरेक्टली जा रही है फ्रॉम द सन लाइक दिस, एंड अगर यहाँ पर ओब्लिकली कोई ऑब्जर्वर खड़ा है इस पॉइंट पर तो उसको क्या दिखेगा, ये जो सन की रेज आ रही थी रास्ते में जहाँ जहाँ भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स आए उन मॉलिक्यूल से सबसे ज़्यादा कौन सी लाइट स्कैटर हुई, ब्लू हुई, तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वर खड़ा है उसको दिखेगा दैट स्काई इज ब्लू। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास क्या रहती है, दैट इज द रेडिश कलर ऑफ सन एट सनराइज और सनसेट। मतलब जब भी सनराइज हो रहा है या फिर सनसेट हो रहा है उस टाइम पर हमें सन का कलर कैसा दिखता है, रेडिश कलर दिखता है। इसका रीजन क्या है, देखिए ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट द रेज हैव टू ट्रेवल अ larger part of the atmosphere because they are very close to the horizon. So therefore light other than red is mostly scattered away. Most of the red light which is the least scattered enters our eye, hence the sun and the sky appears red. ये तो था थेरेटिकल व्यू। अब मैं आपको समझाने वाली हूँ यूजिंग दिस डायग्राम। देखिए ये जो सन प्रेजेंट है ये एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट इट इज प्रेजेंट नियर द हॉरिजन, एंड जब भी सन नियर द हॉरिजन प्रेजेंट होता है उस टाइम पर जो सन में से रेज निकल रही हैं उसको बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, बहुत ही लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। एंड हमें पता है दैट रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है दैट इज मैक्सिमम। सो हम क्या बोलेंगे कि सिर्फ और सिर्फ रेड लाइट ही इस तरीके से ट्रेवल करेगी इतनी दूर डिस्टेंस तक कि वो स्कैटर्ड अवे नहीं होगी। बाकी जो कलर्स हैं ब्लू, ग्रीन, ये सब क्या होंगे, स्कैटर्ड अवे हो जाएंगे। एंड हमें कैसा अपीयर होगा ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, दैट सन एज वेल एज द स्काई नियर अराउंड इट इज ऑफ द रेडिश कलर। सो दिस इज ऑल ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एंड इसको भी आप समझ सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला this, that intensity is inversely proportional to lambda raised to the power
4. Moving forward, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेनबो. रेनबो तो हमें सबको देखने में बहुत मजा आता है. जैसे ही बारिश होती है वी ऑलवेज वेट फॉर द रेनबो इन द स्काई. तो रेनबो क्या होता है आज हम वो पढ़ने वाले हैं. इट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ सन्स लाइट इन नेचर. हमने स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट पढ़ा. स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट क्या था हमारे पास, विबग्योर था, राइट. अब यही स्पेक्ट्रम नेचर में कैसे बन रहा है यूजिंग सन रेज, हम वो देखने वाले हैं, विच इज कॉल्ड एज द रेनबो. इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ आर्क्स ऑफ कंसेंट्रिक कलर्ड सर्कुलर पाथ्स, और यू कैन से सर्कुलर आर्क्स in the sky when the sun shines on raindrop during और आफ्टर द शावर. जब भी बारिश होकर हटी है तो जो रेन ड्रॉप्स होती हैं उसके ऊपर जब सनरेज फॉल होती हैं तो हमें क्या दिखता है, एक रेनबो दिखता है, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. देखिए रेनबो का पैटर्न क्या होता है, कौन कौन से कलर्स होते हैं रेनबो में. दीज 7 कलर्स विच आर विजिबल टू आवर आईज. ऑफ कोर्स विजिबल हैं हमारी आईज को, तभी हम इनको देख पा रहे हैं, इनको डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं. These 7 colors in the rainbow are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. Next we are going to study about the essential condition for observing a rainbow. अब रेनबो ऑब्जर्व करने की एक असेंशियल कंडीशन क्या है. ऑफ कोर्स बारिश होनी चाहिए, बारिश के बाद सन होना चाहिए, सनरेज उसके ऊपर फॉल होनी चाहिए. उसके अलावा जो कंडीशन असेंशियल है वो क्या है, दिस, that observer must stand with his back towards the sun. This is the very essential condition to observe a rainbow. नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ रेनबो. रेनबो 2 टाइप्स के होते हैं. क्या आपको पता था कि रेनबो 2 टाइप्स के होते हैं? चलिए आज मैं आपको पढ़ाती हूँ दैट रेनबो 2 टाइप्स के होते हैं. वन इज कॉल्ड प्राइमरी रेनबो एंड द अदर इज कॉल्ड सेकेंडरी रेनबो. इसकी फिगर मैं आपको अभी आगे बताऊंगी, पहले इसका थ्योरेटिकल समझ लेते हैं, पॉइंट समझ लेते हैं जो आपको पेपर में लिखने होंगे. फर्स्ट पॉइंट रहेगा दैट प्राइमरी रेनबो कम्स अबाउट व्हेन सनलाइट रिफ्लेक्ट्स ओनली वंस ऑफ द बैक ऑफ रेन ड्रॉप्स. जब रिफ्लेक्शन सिर्फ एक बार होगी तो उसको मैं बोलूँगी प्राइमरी रेनबो. जो ये हमारे पास रेन ड्रॉप्स हो रही हैं इस पर जब वाइट लाइट फॉल होगी तो आप देख सकते हैं सिर्फ एक बार अगर रिफ्लेक्शन हो रही है एंड इसके रिफ्लेक्शन के थ्रू जो हमें यहाँ से रेज मिल रही हैं जिनसे हम बोल रहे हैं कि रेनबो बनेगा, दिस इज नोन एज प्राइमरी रेनबो. सेकेंडरी रेनबो क्या होता है? सेकेंडरी रेनबो अकर्स व्हेन 2 रिफ्लेक्शंस अकर विद इन द रेन ड्रॉप. मैं अभी आपको फिगर में आगे समझाऊंगी. प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बीच में आपको डिफरेंस बेसिकली फिगर से ही क्लियर होगा. जहां पर भी 2 रिफ्लेक्शंस होंगी वहां से हम बोलेंगे कि कैसा रेनबो बना है, सेकेंडरी रेनबो बना है. नेक्स्ट इज एवरी टाइम अ रिफ्लेक्शन अकर्स इन अ रेन ड्रॉप अ पोर्शन ऑफ लाइट एस्केप्स टू द सराउंडिंग्स. मतलब जब भी रिफ्लेक्शन होगी लाइट की फ्रॉम द रेन ड्रॉप तो उसके केस में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ लाइट एस्केप हो रही है सराउंडिंग्स में. तो जितनी ज़्यादा हमारे पास रिफ्लेक्शंस होंगी रेनबो उतना ही डिम होता जाएगा. देख सकते हैं आप, मोर आर द रिफ्लेक्शंस द हायर इज द परसेंटेज ऑफ लाइट दैट एस्केप्स टू द सराउंडिंग्स कॉजिंग द रिजल्टिंग रेनबो टू बी द डिमर. तो हमारे पास सबसे ब्राइट रेनबो कौन सा बनेगा, दैट इज द प्राइमरी रेनबो. उसके बाद सेकेंडरी, फिर आगे टर्शरी, क्वाड्रली, ये सारे रेनबोज कैसे बनेंगे, डिम 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 लाइक दिस. नेक्स्ट हम आगे फिगर से समझते हैं इसको. देखिए दिस इज द प्राइमरी रेनबो कंडीशन एंड दिस इज द सेकेंडरी रेनबो कंडीशन. दिस सर्कुलर पाथ is basically what, a raindrop. This is a raindrop. Sunlight इस raindrop के ऊपर fall हो रही है. At this point यहाँ पर क्या होगा, जब मेरे पास light travel कर रही है from one medium to the another, यहाँ पर इस point पर होगा refraction. हमें पता है that rainbow consists of 7 colors. तो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ refractions of red color and refraction of violet color.
ये दो कलर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं रेड लाइट के बारे में। जैसे ही सनलाइट यहाँ पर फॉल हुई एट दिस पॉइंट, तो ये रेन ड्रॉप किस तरीके से काम कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज अ प्रिज्म। प्रिज्म से भी हमारे पास व्हाइट लाइट जो थी वो डिस्पर्स हो गई थी 7 कलर में। सिमिलरली जब रेन ड्रॉप के ऊपर व्हाइट लाइट यानी कि सनलाइट फॉल होगी तो वो डिस्पर्स हो जाएगी इन 7 कलर्स। 7 कलर्स में कैसे डिस्पर्स होगी, देखिए अब रेड लाइट जाएगी ऐसे, इस पॉइंट पर उसने फेस करा एक रिफ्लेक्शन, आई रिपीट ओनली वन रिफ्लेक्शन, एंड इट इज डेविएटेड लाइक दिस। एंड यहाँ पर जो ऑब्जर्वर खड़ा है उसको रेनबो का ये रेड कलर दिख जाएगा। एंड यहाँ पर जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है ऑफ रेड लाइट इन केस ऑफ प्राइमरी रेनबो, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 42 डिग्री। नेक्स्ट इज कि जब वॉयलेट लाइट चलेगी लाइक दिस, तो वो भी फेस करेगी सिर्फ एक ही रिफ्लेक्शन एट दिस पॉइंट, एंड उसके बाद जो एंगल बनेगा हमारे पास वो कितना होगा इन केस ऑफ वॉयलेट लाइट, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 40 डिग्री। सो प्राइमरी रेनबो की कंडीशन क्या है कि सिर्फ वन रिफ्लेक्शन हो रही है, एंड देन मूविंग ऑन टू द सेकेंडरी रेनबो, आप देख सकते हैं ये भी क्या है, एक रेन ड्रॉप है, बट यहाँ पर क्या होता है, सनलाइट फॉल करती है लाइक दिस। ये सनलाइट गई, इट इज मूविंग फ्रॉम दिस मीडियम टू दिस मीडियम एंड ये रिफ्लेक्ट हुई। उसके बाद यहाँ पर एट पॉइंट ए इसने फेस करा एक रिफ्लेक्शन, उसके बाद दोबारा से ये जा रही है लाइक दिस, उसी मीडियम में जा रही है। देखिए मैंने आपको क्लियर करवाया था अबाउट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होती है बेसिकली, रिफ्लेक्शन इज अ फिनोमेना ऑफ चेंज इन लाइट पाथ, और यू कैन से लाइट रे इज बेंडेड, but in this case, in case of reflection, our medium remains same. Reflection के केस में जो medium होता है वो same रहता है। तो in case of secondary rainbow at point A जब light reflect करेगी तो वो इस तरीके से जाएगी, मतलब इसका medium same रहता है, and at this point, that is at point B, it will face one another reflection and it will move towards this side, and you will observe that red light is seen at an angle of approximately equal to 40 degree. Similarly हमें violet light के केस में कितना एंगल मिलेगा, 53 डिग्री in case of secondary rainbow. So this was all about today's video. In next video we will be discussing about optical instruments. Till then keep revising and stay tuned with me on this channel, that is IWIS.